कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपको अकाउंटेंसी का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। देखो, पार्टनरशिप जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में मिलकर कोई बिजनेस को रन करते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर के प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर कर सकें, या जो भी उनका एग्री रेशियो है उसमें शेयर कर सकें, ताकि जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है वो भी इक्वली दोनों कर सकें, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। देखो, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप किस टाइम के कैसे डिसॉल्व होते हैं, यानी जो पार्टनर्स हैं वो जो उनके बीच एग्रीमेंट है वो कैसे डिसॉल्व होता है। बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इम्प्लाइज अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स थ्रू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो, जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, तब पार्टनर्स में ना एक एग्रीमेंट होता है, उसे रिलेशनशिप कह देते हैं पार्टनर्स में। वो एग्रीमेंट उसको हम डीड कहते हैं। वो क्लियरली डिसाइड करता है किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट का, अगर लॉस होता है कि कौन सा पार्टनर कितना लॉस बियर करेगा, कितने एसेट्स किस पार्टनर के हैं, कितनी इनकम पार्टनर आपस में शेयर करेंगे, लायबिलिटीज को वो कैसे टेक ओवर करेंगे। जब डिसोल्यूशन होती है पार्टनरशिप की, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू खत्म हो जाती है विदाउट अफेक्टिंग द एंटिटी ऑफ फर्म। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है ना, फर्म कंटिन्यू करती है, बट जो पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाती है थ्रू रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो मेन सर्कमस्टांसेस है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, उसमें सबसे पहले आता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच है वो चेंज हो जाता है। अब ये पार्टनर्स जब चाहें वो अपना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। अगर कोई एडमिशन होती है न्यू पार्टनर की, अब एडमिशन कब होती है, जब पार्टनर्स को लगता है उन्हें न्यू टैलेंट चाहिए, उन्हें फर्दर कैपिटल चाहिए, तब वो एक या एक से ज़्यादा पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। उस टाइम पे भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट। देखो, रिटायरमेंट वॉलेंटरली भी हो सकती है या टाइम पीरियड जब खत्म हो जाए तब भी हो सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन है। देखो, पार्टनरशिप तब ही डिसॉल्व होगी एटलीस्ट उसमें 2 पर्सन्स पार्टनर जरूर रहने चाहिए। अगर 2 पर्सन्स नहीं रहते, यानी एक सिंगल पर्सन रह जाता है पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी। सो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप की रिटायरमेंट पे भी होती है, डेथ पे भी होती है। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए बाय लॉ, तब भी पार्टनरशिप की डिसॉल्व हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, अगर सभी के सभी पार्टनर्स की आपस की रिलेशनशिप डिसॉल्व हो जाए, तब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो हम आज करने जा रहे हैं, जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है। अब जब फर्म डिसॉल्व हो गई, यानी कि फर्म खत्म हो गई, हम उसके एसेट्स बेच देंगे, जिनकी उनकी पेंडिंग लायबिलिटीज है उनको पे कर देंगे, जो हिस्सा जिस पार्टनर का बनता है उसे उतना मिल जाएगा। अब देखो, फर्म को डिसॉल्व करने के ना कुछ मोड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म को ना हम बेसिकली ना 2 तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें कोर्ट की कोई इंटरवीनेंस नहीं होती, यानी जो भी करते हैं वो पार्टनर्स खुद अपने बलबूते पे करते हैं। बट जो सेकंड मेथड है उसमें कोर्ट का ऑर्डर होता है। अगर कोर्ट को लगे कि ये फर्म सेफ्टी के एस्पेक्ट से ठीक नहीं है सोसाइटी में रन करनी, तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि इस फर्म को डिसॉल्व किया जाए। इवन कि कई बार कोई कुछ गलतियां हो जाती हैं फर्म से जो लीगली वायबल नहीं होती, तब डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं कोर्ट। सो सबसे पहले आज मैं आपको करवाता हूँ, अगर कोर्ट की इंटरफेरेंस ना हो तब कैसे फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले तो देखो, डिसोल्यूशन एग्रीमेंट के, अगर पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर ले कि हमने इस फर्म को डिसॉल्व करना है, तब डिसोल्यूशन पॉसिबल है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अपने रूल्स होते हैं। अगर कोई ऐसी घटना या कंटिजेंसी हैपन होगी जो परमिट करती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए, उस टाइम पे भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। एंड लास्ट आता है, फर्म डिसॉल्व की जा सकती है विल पे ऑफ पार्टनर्स, अगर वो इसका नोटिस पब्लिकली दे। अगर वो खुद चाहते हैं कि हम इस फर्म को बंद करना चाहते हैं, या कोई फर्म ज्वाइंट वेंचर के कारण बनी थी, अगर वो वेंचर पूरा हो गया, कोई टाइम स्पैन पूरा हो गया, तब वो सिंपल एक नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। देखो, हमने फ्रेंड्स ये तो देख लिया कि फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, चाहे पार्टनर्स खुद डिसॉल्व कर ले, चाहे कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू किया जाए।
अब ये देखो, जब फर्म डिसॉल्व, देखो पार्टनर्स ने कितना ही पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अलग अलग बिजनेस वेंचर्स उन्होंने कैरी आउट किए हुए हैं, कितने एसेट्स होते हैं, कितनी उनकी लायबिलिटी होती है, इनको कैसे सेटल किया जाए, ये सब कुछ अब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। पार्टनर्स के अकाउंट्स, इवन की जितने कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके अकाउंट्स को कैसे सेटल डाउन किया जाता है डिसोल्यूशन के टाइम। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। लॉस को कैसे ट्रीट किया जाए। देखो लॉसेस का ट्रीटमेंट के लिए ना हमें एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले जो हमने लॉसेस को पे करना है ना, सबसे पहले बिजनेस के प्रॉफिट से पे आउट किए जाते हैं। जितना हमें बिजनेस को हमारा प्रॉफिट है उससे पहले सबसे लॉसेस को पे आउट किया जाता है। अगर प्रॉफिट्स खत्म हो जाए देन हम पार्टनर्स की कैपिटल के यानी कि बिजनेस की कैपिटल के थ्रू लॉसेस को पे आउट करते हैं। अगर इससे भी लॉसेस ना कवर अप होना, फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में खुद बेयर करने पड़ते हैं पर्सनली। ये तो था लॉसेस का ट्रीटमेंट। देखो लॉसेस के साथ साथ बिजनेस के पास एसेट्स भी होते हैं। अब एसेट्स को कैसे अप्लाई किया जाए। देखो सबसे पहले ना जो बिजनेस के एसेट उनको ना यूज किया जाता है फर्म के डेट को पे करने में, जो होते हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। यानी थर्ड पार्टीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, यानी जो पर्सन बिजनेस के बाहर है, सबसे पहले उनका पैसा दिया जाता है फर्म के एसेट्स को यूज करके। फिर सेकंड स्टेप पे जब ये सारे पे हो जाते हैं, फिर जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिए होते हैं, यानी जो बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिए होते हैं, उसकी पेमेंट की जाती है फर्म के एसेट्स के थ्रू। इनकी पेमेंट होने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाए, फिर पार्टनर्स की कैपिटल रिटर्न कर दी जाती है। यानी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबने कुछ ना कुछ तो कैपिटल में इन्वेस्ट किया ही होगा बिजनेस में एज अ कैपिटल, सो उनकी पेमेंट वापस दी जाती है। एट द एंड अगर जो पैसा बच गया, फिर उसको पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेते हैं। मोस्टली केसेस में कुछ थोड़ा बहुत पैसा बच ही जाता है, वरना कई बिजनेसेस तो ऐसे होते हैं जिनकी तो पैसा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है पेमेंट देने के टाइम। अब ये तो था, मैंने आपको बता दिया लॉसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, एसेट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। अब जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ना इन अकाउंट्स को सेटल करने में, वो क्या है। देखो डिसोल्यूशन में सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट सिंपल अकाउंट है, इसमें ना एसेट्स को रियलाइज करके ना पेमेंट ली जाती है और उसी पैसे के थ्रू जितनी लायबिलिटीज हैं उनको पे कर दिया जाता है। सेकंड, अगर कोई रियलाइजेशन पे एक्सपेंसेस होता है, यानी देखो आपको भी पता है जब बिजनेस कोई एसेट बेचता है, एसेट्स को बेचने में भी खर्चा होता है, उसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कह दिया जाता है। सेकेंडली वो पे कर दिए जाते हैं। उसके बाद जितने भी क्रेडिटर्स हो गए, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हो गया, कोई बिल पेबल है, उन सभी की पेमेंट कर दी जाती है। फिर उसके बाद जितने पार्टनर्स ने लोन दिया हुआ है फर्म को, यानी आप ये समझ के चलो कई बार फर्म अपने पार्टनर से भी लोन ले लेती है, सो उसकी पेमेंट कर दी जाती है। अगर उसके बाद कोई कैश बैलेंस बच गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो होप सो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाता है, लॉसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, एसेट्स का कैसे यूज किया जाता है और कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि जो जितने भी अकाउंट्स कंसर्न है उनको सेटल किया जा सके अच्छी तरीके से। अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो डेट्स होती हैं देनदारियां, यानी बिजनेस ने किन किन को पैसा देना है। अब डेट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फर्म के डेट, एक होते हैं प्राइवेट डेट। देखो लोन बिजनेस ने भी लिया हो सकता है, लोन पार्टनर ने खुद अपने प्राइवेट पर्पस के लिए भी लिया होता है। अब प्रॉपर्टी जैसे ये फर्म के डेट्स हैं, ये प्राइवेट के डेट हैं, सेम तरीके ना बिजनेस की भी प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट पार्टनर की भी प्रॉपर्टी होती है। हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं। देखो अगर तो बिजनेस अपने एसेट्स बेच रहा है, यानी बिजनेस की प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, सबसे पहले तो हम यूज करेंगे फर्म के डेट देने, यानी बिजनेस की प्रॉपर्टी बिजनेस के ही पैसे चुकाने में यूज की जाएगी फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस। अगर पैसा बच जाता है फिर वो यूज की जा सकती है पार्टनर्स के प्राइवेट डेट्स को पे करने में। सेम तरीके में प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, यानी जो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स हैं उनको सबसे पहले यूज किया जाता है जो उनकी पर्सनल लायबिलिटीज हैं। यानी अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल काम के लिए कुछ भी पैसा लिया है उसे पे उसे करेगा वो सबसे पहले, अगर वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करता है। अगर उसके पास ज़्यादा पैसा बच जाए फिर वो उस पैसे को यूज कर सकता है फर्म के डेट को पे करने में। यानी कि इन शॉर्ट मान के चलो बिजनेस की प्रॉपर्टी पहले फर्म के या बिजनेस के डेट को पे करने में यूज की जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज की जाती है पार्टनर्स के प्राइवेट डेट पे करने में। रेस्ट अगर कुछ दोनों में एक्स्ट्रा पैसा बच जाए फिर हम ऑपोजिट यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अब इसमें हमें
अकाउंट्स को सेटल करना होता है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? देखो, सबसे पहले डिसोल्यूशन करने में हम सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें एसेट्स को रियलाइज किया जाता है, उनकी बुक वैल्यू पे उनको सेल किया जाता है, फिर उसी पैसे से जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है उनको पे कर दिया जाता है। अगर कोई पार्टनर चाहे वो एसेट्स को टेक ओवर करना रहता है, उसकी एंट्री डाली जाती है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी, वो भी इसमें डाली जाती है। फिर इसको बैलेंस किया जाता है। अगर रियलाइजेशन पे आपको प्रॉफिट आता तो वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर रियलाइजेशन पे लॉस आए तो फिर वो पार्टनर्स के चार्ज कर लिया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम ट्रीटमेंट करते हैं रिलेटेड टू बैलेंसेस ऑफ जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस है, वो बढ़ेंगे, कम होंगे, या उनकी कैसे पेमेंट की जाएगी। एट द एंड हम बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट। अब सबसे पहले मैं अब करवाने जा रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उस स्टेप्स में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताऊंगा। होप सो आपको इतना सब कुछ समझ आ गया हो अच्छी से। थैंक यू।